अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आप लोगों को अपने न्यू चैनल इंग्लिश लिटरेचर कॉर्नर पर वेलकम कहती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है द मेटामॉर्फोसिस। द मेटामॉर्फोसिस जो है वो एक फेमस मॉडर्निस्ट नोवेला है जो कि हमें स्टोरी बताएगा ग्रेगर सैम्सा की। ग्रेगर सैम्सा के ज़रिए से फ्रांज काफ्का ने हमें बहुत सी चीज़ें बताने की कोशिश की है, क्योंकि उन्होंने जो कुछ अपनी सोसाइटी के अंदर देखा उसको उन्होंने अपने पेन के थ्रू हम तक पहुँचा दिया। ठीक है? द मेटामॉर्फोसिस जो है, हम लोग जब उसको डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि फ्रांज काफ्का जो कि इसके राइटर हैं, उन्होंने इसे पब्लिश करवाया था 1915 में। अगर हम लोग इसके मेन इंट्रोडक्शन की बात करें तो हमें पता चलता है कि इसके जो मेजर करैक्टर हैं उनमें से प्रोटोगनिस्ट का नेम है ग्रेगर सैम्सा। ग्रेगर सैम्सा जो है वो एक ट्रैवलिंग सेल्समैन है जो कि एक सुबह उठता है और वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है गैंट इंसेक्ट के अंदर। ओके, इस स्टोरी की ओपनिंग लाइन की अगर हम लोग बात करें तो उसमें कहा गया है, एज ग्रेगर सैम्सा अवोक वन मॉर्निंग फ्रॉम uneasy dreams, he found himself transformed in his bed into a gigantic insect. Is it clear? The मेटामॉर्फोसिस जो है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडर्निस्ट वर्क है 20th सेंचुरी में। इसमें एलिनेशन की बात की गई है, आइडेंटिटी की, फैमिली प्रेशर की, गिल्ट की एंड एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस उनकी बात की गई है। ठीक है, जब ग्रेगर सैम्सा की ट्रांसफॉर्मेशन होगी तो उसको अपनी फैमिली के जो रियल फेसेस हैं उनका पता चलेगा। तो हम जैसे ही इस स्टोरी को पढ़ेंगे तो हमारे दिल और दिमाग में ये चीज़ें ज़रूर आएंगी कि ऐसा तो सोसाइटी में होता ही है। जब कोई भी इंसान कमाने वाला हो और आहिस्ता से वो कमाना बंद कर दे तो उसकी जो अपनी फैमिली होती है उसको वो ऐसी इंपॉर्टेंस देनी बंद कर देती है जैसी उसकी जॉब के टाइम पे उसे मिल रही होती है। ठीक है, अब हम लोग इसके मेन प्लॉट की तरफ अगर जाएँ तो हम देखते हैं कि बिगिनिंग होती है। ठीक है, ग्रेगर सैम्सा जो है वो एक ट्रैवलिंग एजेंट है। ठीक है, वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एक इंसेक्ट के अंदर। जब वो इंसेक्ट के अंदर चेंज हो जाएगा तो उसकी फैमिली उसके साथ बहुत बुरा सलूक करेगी, उसे इज़्ज़त देना छोड़ देगी। ठीक है, उसकी बहन जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था वो भी मुँह मोड़ लेगी, बाप भी मुँह मोड़ लेगा, माँ भी मुँह मोड़ लेगी। ठीक है, अब टाइम को वेस्ट किए बगैर हम लोग इसकी समरी की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी दैट Sam's a traveling salesman wakes up one morning and discovers he has transformed into a gigantic insect. ठीक है, instead of worrying about his condition he is anxious about missing work. अच्छा, यहाँ पे बहुत मज़े की बात की गई है कि जब एक सुबह वो उठता है तो एक इंसेक्ट के अंदर बदल चुका होता है, एक कीड़ा बन चुका है। ठीक है, ये कहीं पे भी क्लियर नहीं है। इज़ इट कन्वर्ट इनटू कॉकरोच, वो कॉकरोच बन जाता है या फिर वो कोई और जानवर बन जाता है। बस ये कहा गया कि वो इंसान की हालत से चेंज होके इंसेक्ट की हालत में चला जाता है। ठीक है, तो वो ना अपनी कंडीशन के बारे में परेशान होने की बजाय वो ये सोचता है कि मेरा काम मिस हो जाएगा। ठीक है, मेरी फैमिली तो मुझ पे डिपेंड कर रही है फाइनेंशियली, अगर मैं काम नहीं करूँगा वो कहाँ से खाएँगे। ठीक है, हिज फैमिली डिपेंड्स ऑन हिम फाइनेंशियली व्हेन ही कैन नॉट गो टू वर्क हिज मैनेजर कम्स टू चेक ऑन हिम। उसका मैनेजर जो है उसे चेक करने के लिए आता है क्योंकि वो काम पे नहीं जा सकता, क्योंकि वो काम पर नहीं जा सकता कीड़ा बनने की वजह से। ठीक है, ग्रेगर स्ट्रगल्स टू ओपन द डोर, वो डोर को ओपन करने की कोशिश करता है कि वो डोर को वो ओपन करे और सब लोगों को बताए कि मेरी क्या हालत हो चुकी है, मैं एक इंसान नहीं रहा हूँ। ठीक है, मिडल के अंदर ऐसा होता है कि जो ग्रेगर है उसकी जो सिस्टर है उसका नेम है ग्रेटी। ग्रेटी जो है वो उसकी बहुत ज़्यादा केयर करती है फर्स्ट पे। ठीक है, शी ब्रिंग्स हिम फूड एंड क्लीन्स हिज रूम, वो उसके लिए खाना लेकर आती है और उसका जो रूम है उसे साफ करती है। ठीक है, however over time she becomes tired and frustrated, वो भी टायर्ड हो गई है, फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है। ठीक है, और दे टेक जॉब्स बिकॉज ग्रेगर कैन नो लॉन्गर सपोर्ट देम फाइनेंशियली। ग्रेगर जो है अब मज़ीद कोई जॉब नहीं कर सकता, फाइनेंशियली उन्हें सपोर्ट नहीं कर सकता, तो सारी जो फैमिली है ना वो थोड़े ना काम स्टार्ट कर देती है। वन डे क्रैकर्स फादर थ्रोज एप्पल एट हिम, वन एप्पल गेट स्टक इन हिज बैक एंड कॉज अ सीरियस वोंड। ठीक है, उसकी जो माँ है वो बहुत ज़्यादा डर चुकी है उसकी हालत देख के। उसका जो बाप है वो वक़्त गुज़रने के साथ-साथ अग्रेसिव होता जा रहा है। एक दिन वो उसे सेब मारता है और सेब जो है वो उसकी बैक पे जाके लगता है। ठीक है, बैक पे लगने की वजह से वो ज़ख्मी भी हो जाता है, और ज़ख्मी होने के बाद वो एक सीरियस वुंड उसको बन जाता है। संजीदा किस्म का उसे एक ज़ख्म बन जाता है। ये रिजेक्शन और पनिशमेंट को शो कर रहा है कि जब इंसान किसी काम का नहीं रहता तो उसके सगे बाप ने उसको एप्पल मार के जो ज़ख्मी किया है, ये बता रहा है कि किस कदर इंसान की जो इम्पोर्टेंस है ना वो सिर्फ़ पैसे से है। पैसा नहीं है तो कोई अहमियत नहीं है। ठीक है?
ग्रेगर को अब ये चीज़ रियलाइज़ होनी स्टार्ट हो गई है कि वो अपनी फैमिली के ऊपर बर्डन बन चुका है। जो कल तक उनके लिए कमा कर ला रहा था, अपनी बहन का, अपनी माँ का, अपने बाप का पेट पाल रहा था, उनकी ज़रूरियात को पूरा कर रहा था, अपनी ज़रूरत को पूरा कर रहा था। आज वो कीड़ा बन गया है, उसके पास जॉब नहीं रही है, वो कोई काम नहीं कर सकता है, तो सारी फैमिली उसे एक बर्डन की तरह ट्रीट कर रही है, ठीक है? उसको बर्डन की तरह ट्रीट किया जा रहा है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है वो हर्ट हो रही है, उसकी इज़्ज़त-ए-नफ़्स को कुचला जा रहा है। बहुत ज़्यादा दिली तौर पर ज़ख्मी हो चुका है, रूहानी तौर पर ज़ख्मी हो चुका है। वो खुद ये सोच रहा है कि वो कीड़ा क्यों बन गया? ये कैसे हो गया? मैं कैसे इंसान से एक कीड़ा बन गया? लेकिन अभी उसके पास ये टाइम नहीं है सोचने का कि वो ऐसा क्यों हो गया। उसके साथ सिर्फ़ और सिर्फ़ ये सोच रहा है कि मैं अगर इस हालत में आ गया हूँ, तो क्या मैं इनके ऊपर बर्डन बन गया हूँ? क्या अब इन लोगों को मेरी ज़रूरत नहीं रही है? ठीक है? जब इसकी एंडिंग की जाती है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो फैमिली है, वो एक रूम को लॉजर्स को रेंट कर देती है। जब वो देखते हैं कि ग्रेगर यहाँ पर मौजूद है और वो कीड़े की हालत में मौजूद है, तो वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी करते हैं और थ्रेट करते हैं कि हम लोग यहाँ से चले जाएँगे। ग्रेटी जो होती है वो डिक्लेयर करती है कि ग्रेगर इज़ नो लॉन्गर हर ब्रदर। ग्रेटी जो कि उसकी बहन थी, जो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उसके लिए खाना बना कर लाती थी, उसके कमरे की सफाई किया करती थी, और जब वो इंसान था तो उसके साथ बहुत ज़्यादा क्लोज़ थी। अपनी हर मुश्किल, हर परेशानी उसके साथ डिस्कस किया करती थी। अब वही बहन कह रही है कि ग्रेगर जो है, अब वो उसका भाई नहीं रहा है एंड मस्ट बी रिमूव्ड, और उसे यहाँ से चले जाना चाहिए, फीलिंग रिजेक्टेड एंड होपलेस। ग्रेगर जो है वो अपने रूम में वापस चला जाता है और मर जाता है, ठीक है? यहाँ पर यही बताया गया है कि जब तक इंसान काम करता रहता है, लोगों के मुफाद पूरे करते रहता है, अपनी ज़िंदगी को दाँव पर लगाता रहता है, अपनी ज़ात की कुर्बानी देकर लोगों की ज़ात के ऊपर काम करता रहता है, लोगों को खुद पर तरजीह देता रहता है, अपनी ज़रूरियात को मार कर दूसरों की ज़रूरियात को पूरा करके उन्हें खुश रखता रहता है, तब तक इंसान बहुत अच्छा होता है। लेकिन जैसे ही इंसान के ऊपर खुद बुरा वक़्त आता है, उसे किसी के साथ की ज़रूरत होती है, तो सबसे पहले उसके वही लोग उसे छोड़कर जाते हैं जिनके लिए वो कुर्बानियाँ दे रहा होता है, ठीक है? उसकी डेथ के बाद ऐसा होता है कि उसकी जो फैमिली है वो रिलीफ़ फ़ील करती है। वो प्लान करते हैं कि अब हमारा जो फ्यूचर है बहुत अच्छा होगा और हम ग्रेटी की मैरिज करेंगे और हम अपनी ज़िंदगी सुकून से गुज़ारेंगे। तो कितनी दुःख की बात है कि उसकी सगी माँ जो है उसको नहीं समझती है। वो उसको समझने से कासिर हो चुकी है, उसका बाप उसको नहीं समझता है, उसकी बहन उसे नहीं समझती है, ठीक है? वो जो कल तक पूरे घर का बोझ अपने काँधों पे लिए बैठा था, आज उसे ज़रूरत पड़ी है तो उसे कंधा देने वाले सिर्फ़ आए हैं, उसको सहारा देने वाला कोई नहीं आया, ठीक है? वो मरा है तो उसे सिर्फ़ कंधा दिया है उन्होंने, जबकि उसे सहारे की ज़रूरत थी, कंधे की ज़रूरत नहीं थी। सहारा देते, उसका दिल हल्का करते, शायद उसके दिल में जो बोझ था वो कम होता और वो ना मरता। लेकिन नहीं, ना सिर्फ़ उसे दिली तौर पे ज़ख्मी किया बल्कि उसे तो जिस्मानी तौर पे भी ज़ख्मी किया था उसके बाप ने एप्पल मार के, ठीक है? अब हम इसमें मेजर कैरेक्टर्स की बात करें तो ग्रेगर का कैरेक्टर है प्रोटैगनिस्ट, ठीक है? हार्ड वर्किंग है, रिस्पॉन्सिबल सन है, सिंबल ऑफ एलिनेशन एंड सैक्रिफाइस, ठीक है? रिप्रेजेंट्स मॉडर्न मैन ट्रैप्ड इन कैपिटलिज़्म, ठीक है? ये वाली चीज़ें यहाँ पर रिप्रेजेंट की जा रही हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास आ जाता है ग्रेटी का। ग्रेटी जो है वो उनकी बहन है, किसकी? ग्रेगर की। ग्रेटी सैमसा जो है वो इनिशियली काइंड होती है अपने भाई के साथ, केयरिंग भी होती है, लेकिन बाद में वो हार्श भी हो जाती है और प्रैक्टिकल भी हो जाती है, ठीक है? वो फिर ये कहने लग जाती है कि नहीं, ये तो मेरा भाई नहीं है, अब ये इंसान नहीं रहा, सो अब मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इसे यहाँ से चले जाना चाहिए या फिर इसे मर जाना चाहिए, इसे मेरी ज़िंदगी से दूर हो जाना चाहिए, अब ये इंसान नहीं है, ठीक है? हम इसके साथ नहीं रह सकते। नेक्स्ट जो हमारे पास करैक्टर आता है, वो करैक्टर है फादर का, ठीक है? फादर के करैक्टर के अंदर हमें दिखाया जाएगा कि वो अथॉरिटेरियन है, अथॉरिटी रखता है, ठीक है? उसके पास सारी अथॉरिटी है, घर की भी, मामलात की भी, फैसलों की भी, और अग्रेसिव भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है? उसे गुस्सा बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाता है, वो अग्रेसिव हो जाता है, ठीक है? सिंबल ऑफ पावर है, सिंबल ऑफ पावर भी है और रिजेक्शन भी है। वो पावर को अपनी शो करता है और रिजेक्ट कर देता है हर उस चीज़ को जो उसके मेयार के मुताबिक नहीं होती है। फादर का नेम मिस्टर सैमसा यहाँ पे बताया गया है। मिस्टर सैमसा के ज़रिए से हमें पैट्रियार्कल सोसाइटी के बारे में भी बताया गया है। हमें बताया गया है कि मिस्टर सैमसा जो है वो वायलेंट हैं, अग्रेसिव हैं। इसी वजह से तो उन्होंने एप्पल जो था वो अपने बेटे ग्रेगर को मारा था और ग्रेगर जो था वो ज़ख्मी भी हो गया था, ठीक है? यहाँ पर अगर हम लोग मदर का करैक्टर देख लें तो वो वीक हैं, इमोशनल हैं, ठीक है? लव और फ़ियर के दरमियान वो फँस कर रह गई हैं। लव अपने बेटे से लव भी करती हैं और फ़ियर भी है उन्हें मुख्तलिफ़ चीज़ों का, अपने शौहर का, अपनी बेटी का, ठीक है? अब हम लोग मेजरली बात करेंगे इनके थीम्स के बारे में। इनके थीम्स जो हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के हवाले से, ठीक है?
यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास थीम आ जाता है वो आता है एलिनेशन का। एलिनेशन का मतलब होता है तन्हा हो जाना, अलग हो जाना, या फिर लोनली फील करना, या फिर खुद को एलिनेट कर लेना, अलग थलग कर लेना। ठीक है, ग्रेगर इज आइसोलेटेड फिजिकली एंड इमोशनली। ग्रेगर जो है वो फिजिकली भी आइसोलेटेड हो चुका हुआ है और इमोशनली भी। उसे ना तो कोई फिजिकली इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है और ना ही उसकी इमोशनल कंडीशन को समझ रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो ग्रेगर का करैक्टर है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है इंसान से जानवर की टाइप में या फिर इंसेक्ट की टाइप में। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो रिप्रेजेंट करती है कि किस तरह मॉडर्न सोसाइटी में जो लोग हैं वो यूजलेस हो जाते हैं, यूजलेस समझे जाते हैं और अलोन कर दिए जाते हैं। ठीक है, सो वी कैन से दैट हिज ट्रांसफॉर्मेशन रिप्रेजेंट्स हाउ मॉडर्न सोसाइटी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आइडेंटिटी क्राइसिस का। उसकी जब ट्रांसफॉर्मेशन होती है ग्रेगर की तो वो स्ट्रगल करता है कि उसे ह्यूमन की तरह ट्रीट किया जाए, उसे ह्यूमन की तरह उसकी चीज़ों को पूरा किया जाए। लेकिन नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो मज़ीद इंसान की हालत में मौजूद नहीं रहा है। आइडेंटिटी क्राइसिस के अंदर हम लोग ये भी देख सकते हैं कि हु इज़ ग्रेगर, अ मैन, एन इंसेक्ट, a provider. His value seems to exist only as long as he earns money. उसकी सिर्फ और सिर्फ तब तक इम्पोर्टेंस थी जब तक कि वो अर्न कर रहा था मनी को। अगर हम लोग इसके अलावा इसके मेजर थीम्स की बात करें तो उसमें हम लोग देखेंगे कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उसने बहुत अच्छे तरीके से निभाई। वो अपनी बहन के तमाम तर अखराजात पूरे कर रहा था और ये भी कोशिश कर रहा था कि उसके लिए म्यूज़िक का जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका इंतज़ामात किया जाए ताकि मेरी बहन जो है गाने की शौकीन वो बहुत अच्छे तरीके से गाना गा सके और अपने जो डिज़ायर्स हैं, अपने जो मिशंस हैं उनको कंप्लीट कर सके। यहाँ पे कैपिटलिज्म और एक्सप्लॉइटेशन का बहुत ज़्यादा थीम दिखाया गया है। जैसा कि ग्रेगर जो है वो मशीन की तरह काम करता था, जब वो यूज़लेस हो जाता है तो उसे बिल्कुल फेंक दिया जाता है, उसकी अहमियत नहीं रहती है। अब्सर्डिटी ऑफ लाइफ को तो यहाँ पे दिखाया गया है कि काफ़्का जो है उसकी लाइफ अब मीनिंगलेस हो चुकी है और इरेशनल हो चुकी है। सिंबल्स की बात की जाए तो इंसेक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर सिंबल के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। इंसेक्ट से मुराद यहाँ पर लॉस ऑफ ह्यूमैनिटी है, इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। सोशल रिजेक्शन, सोसाइटी जो है वो किसी भी तौर पर अपने से कमतर चीज़ को कबूल नहीं करती है। जैसा कि वो इंसान से जानवर बन जाता है, इंसेक्ट बन जाता है, तो सोसाइटी जो है उसे रिजेक्ट कर देती है, उसके अपने घर वाले उसे रिजेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सिंबल आ जाता है द एप्पल। एप्पल जो है वो बिब्लिकल गिल्ट और पनिशमेंट को शो कर रहा है। ठीक है, एप्पल जब उसके बाप ने उसे मारा था तो वो तो वाउंडेड हो गया था ना, वो ज़ख्मी हो गया था, उसे दर्द हुआ, ज़ख्म लग गया, बाद में वो आहिस्ता-आहिस्ता मरना शुरू हो गया। इट मीन्स कि यहाँ पर शो किया जा रहा है कि एक पनिशमेंट दी जा रही है। ठीक है, ग्रेगर के रूम के अंदर आइसोलेशन और इम्प्रिजनमेंट के तौर पर उसे रखा जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो ग्रेगर का रूम है वो भी एक सिंबल के तौर पर यूज़ किया जाएगा। द वायलन, वायलन जो है वो ग्रेटी से सिम्बलाइज़ किया जा रहा है क्योंकि ग्रेटी जो थी वो वायलन की बहुत ज़्यादा शौकीन थी। ग्रेगर चाहता था कि उसकी बहन जो है वो वायलिन को बजाया करे और बहुत अच्छी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्रिटिकल एनालिसिस की। द मेटामॉर्फोसिस का जो क्रिटिकल एनालिसिस है हम उसके बारे में देखेंगे कि यहाँ पर राइटर ने हमें क्या बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो बगैर टाइम को वेस्ट किए हम लोग बात करते हैं इसके क्रिटिकल एनालिसिस की। यहाँ पर राइटर ने बेसिकली जो फ्रांस काफ्का के अपने फादर के साथ रिलेशनशिप थे वो उन्होंने ग्रेगर सैम्सा के ज़रिए से और उसके फादर के ज़रिए से हम तक पहुँचाए हैं। यानी फ्रांस काफ्का जो हमारा राइटर है उसके अपने वालिद के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, उसके अपने फादर के साथ कोई ख़ास बॉन्डिंग नहीं थी, कोई ख़ास रिलेशनशिप नहीं था, कोई ख़ास अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। सो दैट्स व्हाई फ्रांस काफ्का ने अपनी राइटिंग के अंदर इसी चीज़ को हाईलाइट किया है कि ग्रेगर का भी अपने फादर के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मॉडर्न मैन की जो स्ट्रगल है इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर उसको बताया जा रहा है। ग्रेगर की जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो यही बता रही है कि किस तरह से लोग डिप्रेशन के अंदर जा रहे हैं, उन्हें लोनली कर दिया जाता है, उन्हें एलियनेटेड कर दिया जाता है, उन्हें सोसाइटी से कट ऑफ कर दिया जाता है और वो सोशल एंजाइटी के अंदर डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ग्रेगर ने ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए से हमें बताने की कोशिश की है कि आइडेंटिटी सिर्फ़ और सिर्फ़ उन चीज़ों को मिलती है जो कि यूज़फुल होती हैं। आइडेंटिटी उन चीज़ों को नहीं मिलती है जो यूज़फुलनेस हो जाती हैं। ठीक है, काफ्का ने यहाँ पर ये एक्सप्लेन नहीं किया है कि ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हुई है, लेकिन काफ्का ने हमें ये ज़रूर बताया है कि एग्जिस्टेंशियल अनसर्टेनिटी किस हद तक इस मॉडर्न सोसाइटी के अंदर पाई जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इंपॉर्टेंट कोटेशंस जो मेटामॉर्फोसिस के अंदर फ्रांस काफ्का ने डिफरेंट कैरेक्टर्स के थ्रू हम तक पहुँचाने की कोशिश की है, हम उन कोटेशंस को
देख लेते हैं। आप लोगों ने इन कोटेशंस का स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है, एग्जाम के अंदर ज़रूर कोट करना है। इसके अलावा आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, कमेंट भी करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। अल्लाह हाफिज़।